हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरेन्द्र पांडे और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के कंसेप्ट को प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है आई इफेक्ट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम। तो पहली बात तो अगर हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग। ट्रांसफर का मतलब हो गया जैसे ये दो एटम्स हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, तो ट्रांसफर का मतलब हो गया कि ये दोनों टूट गए, और शिफ्टिंग का मतलब हुआ ये ऐसे थे, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर का मतलब होता है कि ये टूट के निकल जाएंगे। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक हमारे पास बॉन्ड है CH3Cl। अब कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये शिफ्ट हो जाएंगे किधर की तरफ, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और चार्ज कंजर्व रखना हमको, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर ये ट्रांसफर हुआ होता तो क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, आई इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग कह सकते हैं पोलराइजेशन। ये हो गया हम लोगों का पोलराइजेशन। ठीक, तो पोलराइजेशन मतलब पोल्स क्रिएट हो गया। पहले ये सिंपल था इस तरह से, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां पे नेगेटिव पोल और यहां पे पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, आई इफेक्ट क्रिएट्स नेट चार्ज इन द मॉलिक्यूल। बेटा क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल हमारा पहले से न्यूट्रल है, तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग सिमिलर मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। तो अगर यहां पे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो नो नेट चार्ज, यहां पे कोई नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जितना नेगेटिव क्रिएट होगा उतना ही पॉजिटिव क्रिएट होगा। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। आई इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। आई इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये इफेक्ट हम लोगों का डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसे, एक्सपेरिमेंटल पर्पस से अगर समझा जाए, हमारे पास अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज हो और यहां पे हमारे पास ये कार्बन हो गया, और यहां पे हमने क्लोरीन को लगा दिया। ठीक, अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब सिस्टम के ऊपर एक टेंशन। तो नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के थ्रू इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो एक कंपाउंड हमने ये लिया, एक दूसरा कंपाउंड हमने लिया और इसको यहां पे लगाया, और एक तीसरा कंपाउंड लिया, कंपाउंड मींस यहां पे आयन है, और यहां पे हमने Cl को लगाया। ठीक, तो ये हो गया पहला कार्बन आयन, ये दूसरा कार्बन आयन, और ये तीसरा कार्बन आयन। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि इस आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है और इस आयन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहां पे क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा हो और यहां पे क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो, कम हो, तभी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर पॉसिबल है। इट मींस यहां पे क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है और यहां पे क्लोरीन का इफेक्ट कम लग रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आई इफेक्ट है वो क्या हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। तो ये ग्रुप्स जितने पास होंगे उनका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक,
तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो हमारा आंसर हो गया करेक्ट स्टेटमेंट में आई इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, बॉन्ड फॉर्मेशन इज। तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कभी भी हमको बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करनी हो, दो एटम्स हमारे पास हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब ये एटम्स जैसे जैसे पास आते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है इनका, ये एटम्स जैसे जैसे पास आते हैं, इस एटम को फिक्स रखते हैं, इसको क्लोज लाते हैं इसके, ये जैसे जैसे पास आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पे एनर्जी मिनिमम होगी और फिर एनर्जी बढ़ने लगेगी। ठीक, ये बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो ये वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एटम पास आ रहा है एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम होती जा रही है, और इस पॉइंट पे हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होता है इस रीजन में, और इस रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से कम होता है। मतलब ये बॉन्डिंग रीजन होता है हम लोगों का और ये एंटी बॉन्डिंग रीजन होता है। और ये जो एनर्जी हम लोगों की रिलीज हुई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब रिलीज एनर्जी हो गई। तो ये जो है रिलीज्ड एनर्जी, इसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। ये जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है उसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो बेसिकली वैसे होता क्या है, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, ये हमारे पास कोई एटम हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ये भी एक एटम हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो बात अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की हो, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी, और जहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। ठीक, और इस पॉइंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। इट मींस जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ऑप्शंस देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि जो इसका एंथैल्पी होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अब। इन CH2CH हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है ना। तो अगर बेसिक रिवीजन हम लोग करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमको पता अगर लोन पेयर एब्सेंट हो, कोई लोन पेयर ना हो, उस केस में अगर कोई भी एटम 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर कोई एटम 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कोई एटम अगर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक, बात अगर स्ट्रक्चर की करें तो ये लिनियर स्ट्रक्चर होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो अपने क्वेश्चन की अगर बात करें CH2CH पहले इसका एक्सटेंडेड फार्मूला लिखा जाए, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, और उसने पूछा है C1 एंड C2 के बीच, C1 और C2 का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो इस कार्बन में अगर देखा जाए तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, एज पर VBT। एंड अगर A और B के बीच में 2 बॉन्ड बना हुआ है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड पाई। A और B के बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी 2 बॉन्ड पाई। तो पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होगा। तो यहां पे अगर हमको काउंट करना है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अब यहां अगर हम देखेंगे तो पाई, सिग्मा, पाई और यहां पे सिग्मा, तो इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इस कार्बन की बात करें, सेम सिग्मा, सिग्मा, पाई एंड सिग्मा, तो इस कार्बन से कितने सिग्मा कनेक्टेड हैं, 3 सिग्मा कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2।
तो हम लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp और दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक, नेक्स्ट यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, sp एंड sp2 की बात हो रही है तो ये sp और sp2 ओवरलैप से फॉर्म होगा, पहला और दूसरा वन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोकैटायन की। तो ये कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों का कार्बोकैटायन हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बेसिकली हमको पता है स्टेबिलिटी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करनी है तो ये स्टेबल क्यों नहीं है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या चाहिए, तो स्टेबिलिटी के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फॉर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन। मतलब ये गरीब आदमी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो कोई ऐसा आदमी मिल जाए इसको जो उसको इलेक्ट्रॉन देता हो तो फिर तो खुश हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर कभी भी कार्बोकैटायन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर इसके साथ कोई, इस कार्बोकैटायन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, एक तो ये पहले से गरीब था, डिफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन कम था, ऊपर से एक ऐसा स्पीसीज इसके साथ आ गया जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब सोचो इसके बारे में क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन आ गया अपना, प्लस आई आ गया। प्लस में प्लस आर की बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या प्लस एच की बात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में माइनस एम आ गया, माइनस आई आ गया और माइनस एम आ गया। ठीक, तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है अभी, अब अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की, तो एक बेसिक रूल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, तो ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बेसिक क्लासेस में इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, सिंपल वे में कह सकते हैं कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबल केस होता है। जैसे हमने Na+ पढ़ रखा है, Cl- पढ़ रखा है, तो Na+ क्या हो गया, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, Cl- क्या हो गया, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कार्बन के बारे में थोड़ा सा, तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। तो अगर sp कार्बन की बात करें, sp2 कार्बन की बात करें और sp3 कार्बन की बात करें, तो sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो होती है 3.25, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। यानी कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp वाले की, यानी कि यहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। या ऐसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, उससे थोड़ा सा स्टेबल कौन होगा, sp2 वाला, और उससे भी अच्छा स्टेबल कौन होगा, sp3 वाले पे, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन चारों केसेस में ये जो दोनों केसेस हैं
यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? डी। उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। अब बात करें ए और बी में, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो उस फैक्टर से हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का फैक्टर अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर हम लोग आते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। कभी भी किसी स्पीसीज की कार्बोकेटायन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे साइज के बारे में, उसके बाद चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक ग्रुप का एलिमेंट हुआ तो साइज, एक पीरियड का एलिमेंट हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर एटम सेम हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज करेंगे, मतलब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे तो ये सेम हो गया। अब क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? वैसे कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेटर वे में एक्सप्लेन होती है हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें CH3 की, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और हमने अभी समझाया आपको कि इसको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से बी हो गया, उस पर फिर कौन आ जाएगा? ए। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, उससे कम बी, उससे कम सी, और ये आता है हाईली अनस्टेबल केस में, है ना। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? वो मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इनको पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मोस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट स्टेबल। तो ठीक है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट स्टेबल के साथ। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर, ये आ गया डबल बॉन्ड के ऊपर, ये सिंगल बॉन्ड के साथ है, मतलब ये sp3 से आया होगा, ये भी sp3 से आया होगा, और ये भी sp3 से आया होगा। ठीक, वैसे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन आता कहां से है? sp3 से। जैसे अपने पास ये कोई कार्बन है, यहां पे क्लोरीन है, अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये स्पीसीज बनेगी। ठीक, तो आया sp3 से। सिमिलर वे में अगर ये हमारे पास है, यहां डबल बॉन्ड हो गया और यहां पे क्लोरीन है, अब अगर ये ब्रेक होगा तो ये वाली स्पीसीज आएगी हम लोगों की, कुछ इस तरह की स्पीसीज आएगी। तो ये कहां से आया है? ये आया sp2 से, और ये वाला sp3 से। ठीक, तो डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट में कौन जाएगा? ये वाला, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी फिर। तो सबसे लास्ट में रखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को। उसके बाद बात करेंगे ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने कहा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन होती है? हाइपर कंजुगेशन से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है CH2+, ये हम लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री वाले पे, और ये 2 डिग्री वाले पे, और ये 1 डिग्री वाले पे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर यूज करें, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हाइपर कंजुगेशन से प्रॉपर, तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले ये कार्बन कंटेनिंग एटम, ये जो भी है स्पीसीज, इसको एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहां से हम लोग ढूंढेंगे कार्बन, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, ये ढूंढेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा ड्यूटेरियम या अल्फा ट्राइटियम। अब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, हमने पढ़ा था, उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने इसको बॉक्स में बंद किया, जस्ट इसके पास वाले कार्बन के पास गए, उससे हमने पूछा कितने हाइड्रोजन, तो उसने बताया 1। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। इसके पास अगर हम लोग आए तो ये हो गया बॉक्स में बंद, और इसके पास जाएंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3, 2, 5 और 7, तो इसके पास हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलर वे में कार्बोकेटायन बॉक्स में बंद है, जस्ट उसके पास वाले कार्बन के पास जाएंगे और वहां से कनेक्टेड हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन? 2। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 7 अल्फा हाइड्रोजन वाले की, उससे कम 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले की, और सबसे कम 1 अल्फा हाइड्रोजन वाले की। इट मींस हमारा आंसर होगा
सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल की तरफ आंसर बोला है, तो मोस्ट स्टेबल हो गया थर्ड, उससे कम हो गया हम लोगों का फोर्थ, उससे कम थर्ड, और सबसे कम फर्स्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला, इंक्रीजिंग नहीं बोला, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, थर्ड फोर्थ एंड सबसे पहले थर्ड फोर्थ, फिर ये सेकेंड है हम लोगों का, थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट स्टेबल एंड लास्ट में लीस्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी मोस्ट टू लीस्ट। मोस्ट टू लीस्ट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में खास ध्यान रखना होता है, कभी कभी सब कुछ सही होता है और पता चला कि हमने इसको जो है मोस्ट टू लिस्ट के बजाय लिस्ट टू मोस्ट कर दिया। तो ठीक है, एज ए टीचर सॉल्व करना तो बहुत आसान है, बट एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है उस टाइम ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लें। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अपने पास अगर कोई ये एसिड हो गया HA और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये H+ लूज करता है, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, इसको प्रोटॉन बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास एसिड, सॉरी यहां पे A- होगा। अब ये हमारे पास हो गया एसिड, और अगर एसिड से हम H+ रिलीज करते हैं तो जो स्पीसीज बनेगी उसको कहा जाता है उसका कंजुगेट बेस। अब देखो, एसिड का मतलब ये इसने H+ रिलीज किया और ये जितना अच्छे से H+ रिलीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला एक बच्चा यहां से इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है, कैसे, उसको छोड़ दो अभी, यहां से क्वेश्चन ट्राई करेगा तो ये हमारे पास HA बॉन्ड है। अब H आसानी से अगर निकलेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो अच्छा होगा, यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HA बॉन्ड एनर्जी। HA की बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो H आसानी से निकलेगा नहीं, और H आसानी से निकलेगा नहीं तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ HA, अगर इस HA का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H+ आसानी से मिलेगा, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम सबसे पहले तुम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई बच्चा यहां से देख रहा है इसको, वो इसके अकॉर्डिंग देख रहा है, रेफरेंस इसका ये है A-। अब अगर H+ के निकल जाने के बाद A- स्टेबल है तब तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अगर H+ के निकलते ही A- अनस्टेबल हो गया तो वो क्या कहेगा, हमको नहीं देना H+, हम वापस जाएंगे, और ये जैसे ही वापस जाएगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हम लोग ऑर्गेनिक में मैक्सिमम टाइम्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से सॉल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस टॉपिक से, जैसे पेरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड्स के बारे में, तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अपने वहां मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको ये सारी बातें सोचनी है, ये सीट है, सीट को सॉल्व करते टाइम सब कुछ सोचना है आपको, अदरवाइज सिर्फ आप ऑप्शन टिक करेंगे तो वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी। एग्जाम टाइम में बस आपको आंसर से मतलब है, वो किसी तरह से आ जाए, सही हो गया मतलब सही हो गया, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो सारी बातें सोच के करेंगे ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। हमने शुरू में भी बोला कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो आप भी सेम अप्रोच से सीट सॉल्व करिएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब भाई ये तो है अनायन ना, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमने पहले भी बोला था फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में,
कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वहां पे क्या होगा, वो उसके लिए टेंशन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का कम होना और इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना दोनों प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तब भी स्टेबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तब भी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, एक्सेस में होना, यानी कि ये इसके लिए टेंशन है। मतलब बहुत ज्यादा पैसा हो गया, इनकम टैक्स वाले रेड कर दिए, तो वो पैसा कहीं जाना चाहिए ना, ये निगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ग्रुप हो गया जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ले रहा है तो उसकी टेंशन कम होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन था, बहुत सारा टेंशन पहले से ही था, अब कोई और टेंशन देने वाला आ गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इतने के बाद अगर ये आपको पहले से पता है तो ठीक है, सीधे क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज एक प्रॉपर रिवीजन हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन है CH3COOH, तो ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, CH3CH2COOH। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके कंजुगेट से, CH3CH2COO-, ठीक। दूसरे ऑप्शन में CFCH2, ये हो गया हम लोगों का, एक फ्लोरीन लगा हुआ है, और ये हम लोगों का CH2 हो गया और COO- हो गया। तीसरे में है CF2, 2 फ्लोरीन लग गया, उसके बाद H है COO-, और लास्ट में CF3, 3 फ्लोरीन लग गए, COO-, और एट लास्ट CH3COO-, ठीक। ये 4 कंपाउंड्स हैं हमारे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, 5 ये 5। तो ये कंजुगेट बेस हो गए पांचों के पांचों हमारे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये फ्लोरीन क्या हम लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन से इफेक्ट के थ्रू करेगा, -I के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, ये भी -I वर्क लगाएंगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन हो गए, ये तीनों फ्लोरीन भी -I लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, ये CH3CH2 हो गया और ये CH3 हो गया, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, +I, और ये भी क्या लगाएगा, +I। जैसा कि सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप लोगों को, जितना ज्यादा कार्बन एटम होंगे +I हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, मोर द कार्बन एटम मोर द +I, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे +I ज्यादा लगेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे +I कम लगेगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं -I की। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक बच्चा फोर्स लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है, वो तीनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। इन सिमिलर वे, एक खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, हमने बताया ना पहले, ट्रांसफर नहीं करता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने का मतलब खींचना, तोड़ देना नहीं, जैसे ये है, इसको हम खींच रहे हैं, और ट्रांसफर मतलब तोड़ दिया, आप ही तोड़ दिए पूरा। तो यहाँ पे ये इसको खींचेगा, ये 2 तरफ से खींचेगा इसको, मतलब स्टेबिलिटी और बढ़ाएगा, ये 3 तरफ से खींचेगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, टेंशन, वो टेंशन कम कर रहा है। फ्लोरीन वो तो टेंशन लेता ही है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, 3 वाले की, उससे कम किसकी बढ़ेगी, 2 वाले की, सबसे कम किसकी बढ़ेगी, 1 वाले की। तो आपके पास एरो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी, तीसरे वाले की, उसको पहले लिखेंगे, तो ठीक है, तीसरा वाला हो गया, सॉरी ये तीसरा हो गया, उससे कम तो तीसरे वाले से, सॉरी ये चौथा था, तो चौथा वाला हो गया, चौथे से कम तीसरा वाला, तीसरे से कम दूसरा वाला। अब इसमें पहला और पांचवा, तो ये क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, और ये थोड़ा कम डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये होगा पांचवा और ये होगा पहला। तो 4th, 3rd, 2nd, 5th और 1st, 4th, 3rd, 2nd, 5th और 1st, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक।
तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे की प्रॉब्लम से हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये पहले वाले में कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, रेडिकल्स। तो अगर हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में, तो रेडिकल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज ही होते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यूजुअली हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर इनके टर्मिनल इनके साथ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वजह से वो परसेंटेज ऐसे ऑर्बिटल में बढ़ा देगा, तो क्या होगा, ये sp2 से sp3 में चला जाएगा। लेकिन हमको तो कार्बन पढ़ना होता है, और अगर यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp2 होगा। ठीक, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और इलेक्ट्रॉन 7 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने पास रेडिकल्स हैं, अपने पास ये रेडिकल है, अब इस रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, एक तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, कमी था, और विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ लिया, कार्बोकटायन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन आयन के बारे में पढ़ लिया। तो रेडिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कार्बोकटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इनकी स्टेबिलिटी घटेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कार्बन आयन की, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो टेंशन से रिलीफ पाएगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डोनेटिंग स्टेबिलिटी घटेगी। तो सेम चीज यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कार्बोकटायन हो गया, कार्बोकटायन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये कार्बन था, हमने बोला था इसको बॉक्स में बंद करिए, इसके बगल में 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहां पे कार्बन, इसको बॉक्स में बंद करेंगे, इस कार्बन के साथ 3 और इस कार्बन के साथ 2, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ना, एग्जाम अभी नहीं दे रहे हम लोग, तो खूब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये हमारे पास CH3 लगा हुआ है, और ये भी CH3 लगा हुआ है, और ये CH2 लगा हुआ है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर यहां बात करेंगे CH3 का होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कार्बोकटायन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, मतलब देख लेते हैं, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और सिर्फ बात हाइपर कंजुगेशन की हो रही है, तो मोर द हाइपर कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लास्ट वाला, उससे कम, उससे पहले वाला, उससे कम, उससे भी पहले वाला। यानी कि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, अगर आपको इसका ऑर्डर लिखना हो तो ये हो जाएगा। फिर से हम कह रहे हैं हर ऑप्शन को एनालाइज करिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एग्जाम हॉल में है तो बस थ्रूली देख लीजिए, आंसर करना वहां पे। सेकेंड सिनेरियो, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी सेम में सॉल्व होगी, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 3 2 5 है, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर से अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात होगी तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। लास्ट वाले की बात करें, कार्बन आयन है, कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो सर के लेक्चर में उसमें एक्सप्लेन किया गया, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कार्बन आयन हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं शो करता है। तो वैसे बेसिकली बेसिक वे में बता सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के टाइम 2 कार्बन आयन का इलेक्ट्रॉन हो गया और कार्बन हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। अब अगर ये बॉन्ड MOT के हिसाब से देखेंगे
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उतने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और अच्छे से देखना है तो आप सर के लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे CH2 माइनस की बात करें तो अब तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा नहीं, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, तो जितने ज्यादा प्लस आई होंगे, ये एक प्लस आई हो गया, यहाँ पे एक, और ये दो प्लस आई हो गया, और यहाँ पे ये दो है और एक यहाँ पे आ गया, तो तीन प्लस आई हो गया। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास आएगी, हमने क्या कहा था कि कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच पहले से ही है, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम जो वो इलेक्ट्रॉन खुद ही है, और आप उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ठीक है, सबसे पहले अगर एसिडिटी की बात करेंगे तो हमको फैमिली चेक करना पड़ता है। जैसे यहां पे देखा जाए CH3 CH2 COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है। यहां पे देखेंगे CH3 CH2 CS COOH, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है। CH3 CH2 CH2 CH2OH, यहां पे किसकी फैमिली है, अल्कोहल की। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार पहले फैमिली वाइज कंपैरिजन कर लेंगे, अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस ना हो तो। वैसे एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, हमको आप लोग को पता होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यूजुअली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अल्कोहल से ज्यादा होती है, अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो। ठीक, ये ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर अपने पास ये एसिटिक एसिड हो गया और ये इथेनॉल हो गया, तो एसिटिक एसिड का जो pKa होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.76 होता है, या इसको 5 एज्यूम कर लेते हैं, और इसका जो pKa होगा वो अप्रोक्सीमेटली 16 होता है। ठीक, अगर Ka pKa का आइडिया आपको है तो pKa अगर 5 है तो जो Ka होगा वो 10 to the power minus 5 होगा, और अगर pKa 16 है तो इसका जो Ka होगा वो 10 to the power minus 16 होगा। ठीक, और जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो कैसे पता चलता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka से पता चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग Ka ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें और Ka ऑफ अल्कोहल की बात करें तो ये 10 to the power minus 5 upon 10 to the power minus 16, ये आ जाएगा 10 to the power 11। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे जो Ka ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 10 to the power 11 टाइम्स Ka ऑफ अल्कोहल के है। अब ये छोटा डिफरेंस तो है नहीं, या छोटा रेशियो तो है नहीं, 10 to the power 11 टाइम्स Ka की वैल्यू ज्यादा है किससे, अल्कोहल से। तो इसीलिए हमने ये वाला साइन यूज किया कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू किसके, अल्कोहल के। तो अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख रहे हैं तो कभी भी क्वेश्चन करना हो तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली अलग करेंगे और अल्कोहल की फैमिली अलग करेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, हम पहला और दूसरा ऑप्शन अलग करेंगे, यहां तो हर हाल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और फिर किसको करेंगे, तीसरे वाले। अब इसमें भी 2-4 और लगे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो उनको अलग कंपैरिजन करेंगे, इसको अलग कंपैरिजन करेंगे। अब आते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COO माइनस, ये इसका हो गया कंजुगेट बेस। और यहां पे अगर देखेंगे CH3 CH2 CH Cl COO माइनस, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। हमने क्या कहा था, एसिड के लिए कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब ये है तो एनायन, और ये जो ग्रुप है वो क्या है, -I, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हमने नेगेटिव चार्ज बोला था एक्सेस में है तो वो स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अगर -I लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और बाकी ये +I ये स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन इतना नहीं घटा देंगे कि अल्कोहल से कम हो जाए। तो अल्कोहल को तो हमने वैसे भी छोड़ रखा है क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, कम है। तो इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट का, और इसको तो मतलब बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या पूछा था, द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड,
थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब जल्दी जल्दी में हम ऐसे कर दिए सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, यही दिखा आंसर करके चले आए, तो फिर वो पेपर में प्रॉब्लम करेगा ना। तो ध्यान देना होता, आप जो ऑप्शंस हैं उनको खुद लिखिए और उसके बाद मैच कराइए, नहीं तो ऑप्शन के चक्कर में फंसेंगे फिर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस टेक प्लेस थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। रेजोनेंस सारे कंडीशंस आपको पता ही होंगे, पाई अल्टरनेट पाई, या पाई कंजुगेटेड विथ पाई, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों हो सकता है। सिमिलर वे में पाई कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से नहीं होगा, पाई कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज, या सिंपल लोन पेयर हो उसके पास, और बाकी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ये कुछ आपके, या ऐसे कह सकते हैं रेडिकल्स भी आ सकते हैं, पाई कंजुगेटेड विथ रेडिकल्स, ये कुछ बेसिक कंडीशंस है रेजोनेंस होने के लिए, ये दिखना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो दो ग्रुप, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है, पूरे सिस्टम में है कि नहीं वो तो बात का। यहाँ पे देखेंगे पाई अल्टरनेट पाई, या पाई कंजुगेटेड विथ पाई, तो यहाँ तो है, फिर पाई कंजुगेटेड विथ पाई, यहाँ पे भी है पाई कंजुगेटेड विथ पाई, यहाँ पे भी है पाई कंजुगेटेड विथ पाई, यहाँ पे भी है पाई कंजुगेटेड विथ पाई, यहाँ पे भी है। ठीक, और बेसिक कंडीशंस प्लानर होना चाहिए कंपाउंड, तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे तो कंप्लीट रेजोनेंस है, पूरे मॉलिक्यूल में है। अब अगर बात पेपर की होती, सिंगल करेक्ट चॉइस होता, तो हम यही छोड़ देते, आगे हमको नहीं बढ़ना, क्योंकि हमको आंसर मिल गया, आंसर एक ही है। बट अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर सारे आंसर एनालाइज करेंगे। ये आपके पास बेंजीन हो गया, तो बेंजीन के अंदर कंप्लीट कंजुगेशन है, पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पाई। ये दूसरा बेंजीन हो गया, इसके पास भी कंप्लीट कंजुगेशन है। ये दो अलग अलग सिस्टम हो गए, दोनों में कंजुगेशन है, लेकिन ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है। यहां पे कंजुगेशन है, यहां पे कंजुगेशन है, इन दोनों के बीच में कंजुगेशन नहीं। और क्वेश्चन हमारा है सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम की बात नहीं हो रही है, एंटायर सिस्टम की बात हो रही है, कि पूरे सिस्टम में कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम तो है, लेकिन पूरा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है, तो ये नहीं होगा। COCH3 एस्टर अपने में मस्त, तो यहां कंजुगेशन हो रहा है इस रीजन में, यहां पे भी कंजुगेशन हो रहा है, ये तो अलग अलग कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन ये पूरा एक साथ नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स NO2 ग्रुप इज नॉट कोप्लानर विथ फिनाइल रिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि अपने पास अगर बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग की बात करें, यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस NO2 ग्रुप के साथ यहां पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए जिसका साइज बड़ा हो, तो क्या होगा? ये तो प्लानर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये पूरा ऐसे पाम की तरह प्लानर है पूरा। अब अगर इस प्लानर स्ट्रक्चर में ये हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ये पूरा सिस्टम हम लोगों का इस सिस्टम के साथ रिपल करेगा, ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ रिपल करेगा, मतलब इस प्लेन में ये जो सीज हैं या ग्रुप्स हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है। और कंपाउंड है, कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, और इस रिपल्सन की वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें इस सिस्टम की बात करें, ये हमारे पास एक सिस्टम है, अब यहां पे ये एक बल की ग्रुप हो गया, यहां पे ये एक बल की ग्रुप हो गया, और ये दो हमारे पास एटम्स हो गए, ये भी। अब ये क्या करेंगे? ये सब यहां पे ये पूरा मतलब क्राउडिंग हो गई, ये पूरा सिस्टम स्टेबल टाइप का नहीं लग रहा है। तो ये जो बॉन्ड है हम लोगों का नाइट्रोजन और रिंग का, ये सिंगल बॉन्ड है, और हमने पढ़ रखा है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है। तो ये बॉन्ड क्या करेगा? भाई स्टेबल होना है, कंपाउंड है तो स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए उसको। तो ये क्या करेगा? इन दोनों से बचने के लिए इस बॉन्ड को रोटेट कर लेगा कुछ इस तरह से, और ये जैसे ही रोटेट हुआ आउट ऑफ प्लेन चला गया, मतलब कुछ इस तरह से हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। अब ये पूरा सिस्टम एक प्लेन में हो गया और ये जो है आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक, तो अब ये प्लानर तो रहेगा नहीं, ये नॉन को प्लानर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ गई। तो क्यों ऐसा किया इसने? ये वाला फॉर्म ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं, ये भी फॉर्म होता है,
लेकिन ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे हम खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, ये सब हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब हमको ऐसे कहा जाए दिन भर खड़े रहना है तो पॉसिबल नहीं ना, फिर तो हमारा स्टेबल फॉर्म क्या होगा, बैठ जाना। रात में कहा जाए बैठ जाना, वो भी स्टेबल फॉर्म नहीं है, सो जाना। तो जो हमारा स्टेबल फॉर्म, अब ये इसका स्टेबल फॉर्म हो गया, तो इसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका फ्रैक्शन बहुत कम होगा। ठीक, यानी कि ये नॉन कोप्लानर हो जाएगा। तो अब यहां देखते हैं, अब ये इस पोजीशन पे होना चाहिए, यहां होगा, ये यहां है, ये यहां, बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं होगी। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, ये तो प्लानर है, ये पूरा सिस्टम, ये रिंग NO2 ग्रुप के साथ प्लानर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन सबका। यहां पे आएंगे, ये ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये इसके साथ प्लानर हो गया। यहां पे आएंगे आयोडीन। अब अगर हम लोग बल्की ग्रुप की बात करें तो बल्की ग्रुप में आयोडीन को रख सकते हैं, ब्रोमीन को रख सकते हैं, इनका साइज बड़ा होता है। ठीक, और NO2 बड़ा है ही, मतलब ये जो है ये रिपल्सन लगाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर रिपल्सन लगाते हैं। और इस रिपल्सन की वजह से ये जो NO2 है, इससे अगर इसकी बात करें, ये जो NO2 है, ये पहले हम लोगों का NO2 था, ये इसका p ऑर्बिटल था, और ये कार्बन का p ऑर्बिटल था, ये दोनों का p ऑर्बिटल था। दोनों कैसे थे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल थे, और हमको अच्छे से पता है कि अगर ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं, ये हमारा कार्बन का ऑर्बिटल हो गया, और ये इनके नाइट्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, इनके p ऑर्बिटल्स की, ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है, ये सब एक दूसरे की प्लानर हो गए। और अगर प्लानर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा यार हम इसी के साथ ओवरलैप क्यों करें, मतलब इससे पूछा गया इस कार्बन के ऑर्बिटल से, इसके पास एक ऑप्शन इधर, एक ऑप्शन इधर है, तो ये कहेगा इधर भी चलेंगे। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये घूम के इधर आ जाए, इट मींस इसका जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से है, और इसका जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से है, तो एक ऑर्बिटल हमारा ऐसे हो गया और एक ऑर्बिटल ऐसे हो गया, तो अब यहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। मतलब यहां का जो हमारा NO2 ग्रुप है, अगर बात करें हम लोग, तो NO2 ग्रुप का इसका p ऑर्बिटल, अब इसका p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हो गया, अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब एक ऐसे हो गया और एक इस तरह से हो गया, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। इट मींस कि ये जो NO2 ग्रुप है ये इसके साथ रेजोनेंस में था, यहां वाला ये NO2 ग्रुप है, ये इसके साथ रेजोनेंस में था, लेकिन इस रिपल्सन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और यहां पे रेजोनेंस भी क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो इसी टॉपिक को जो है हम लोग कहते हैं SIR इफेक्ट। SIR मींस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। ठीक, तो यहां पे दो चीजें समझ गए, पहली बात ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने साथ में पढ़ लिया। नेक्स्ट, तो यहां पे नॉट कोप्लानर, यानी कि ये रिंग कुछ ऐसे है और NO2 ग्रुप कुछ ऐसे है। यहां पे बात करेंगे NO2 है, यहां कुछ नहीं है, सिर्फ एंड साउंड, क्लियर है पूरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, ये सब छोटे साइज के स्पीसीज हो गए, तो इनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन लगने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब ये भी, ये इसके साथ प्लानर है, ये इसके साथ प्लानर है, ये प्लानर नहीं है, और ये भी इसके साथ प्लानर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बोथ फिनाइल रिंग्स आर नॉट कोप्लानर। सेम केस, जैसे हमारे पास पहले ये दो फिनाइल रिंग हैं कुछ इस तरह से, अब ये ऐसे चुपचाप हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये वाला केस ऐसे ये पड़ा हुआ है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा, हर एक फ्रैक्शन हमको प्रॉपर मिलेगा। यहां पे आ जाएंगे, ये जो बल्की ग्रुप है हम लोगों के, ये जो बल्की ग्रुप है और ये जो बल्की ग्रुप है, ये दूर दूर है, दूर दूर है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, इनके वांडरवाल रेडियाई की बात करें उससे बहुत ज्यादा है। वांडरवाल रेडियाई और उनके बीच का डिस्टेंस जब दोनों लगभग बराबर हो जाते तो वहां से स्टेरिक रिपल्सन काम करना शुरू करता है। यहां बात करें, ये ग्रुप यहां पे है, ये ग्रुप यहां पे है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब एट लास्ट आते इसके पास, यहां पे क्या होगा, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, जगह इतनी सी है और इसमें ये जगह हमारे पास, और हम कह रहे हैं इसमें हम ऐसे ग्रुप्स को बैठाएंगे, जगह इतनी सी है और दो बॉल रखने जिनका साइज बड़ा है, तो क्या करेंगे बॉल, वो तो उनको दूर जाना है ना, तो ये बॉन्ड फिर घूमेगा।
तो ये प्लेन क्या होगा, ये अपने पास बाइफिनाइल्स हैं, ये इस तरह से हैं, और अगर यहां पे साइज बड़ा हुआ तो ये रिंग इस तरह से घूम जाएगी। तो जो ये थंब देखे, अगर इनको ग्रुप मान लिया जाए, तो ये थंब के बीच में जो रिपल्सन पहले था, अब ये रिपल्सन क्या होगा, घट जाएगा। ऐसे बात करें अगर, ये हमारा इस तरह का सिस्टम हो गया, ये दो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स हो गए। अब थोड़ा सा ग्रुप छोटा हो गया है, स्पेसिंग इनके बीच की जितनी है उससे बड़ा तो इनका साइज होता है। अब स्पेस जितना उससे बड़ा साइज होगा तो वहां तो वो फिट बैठेंगे नहीं, फिर तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा किसी एक पार्ट को। अब यहां पे क्या होगा, ऊपर नीचे, मतलब ये बॉन्ड टूट के ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये अपने पास कमजोर कड़ी है इसके पास, ये है, ये सिंगल बॉन्ड है और वो रोटेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई स्टेबिलिटी तो चाहिए चाहे जैसे भी, तो ये कहेगा ऐसा करिए आप, इसको घूम जाइए आप, ऐसे हो जाइए। अब क्या हुआ, अब स्पेसिंग बढ़ गई इनके बीच की, ये दोनों एटम आराम से अब स्पेस में सेट हो सकते हैं। तो ये रिंग की बात करें, ये रिंग और इस रिंग की, तो पहले कोप्लानर था, लेकिन अगर इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, इन ग्रुप्स को इस स्पेस में सेटल होना है, तो ये घूमेंगे ही घूमेंगे, यानी कि इस फॉर्म में इसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी और ये कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन कोप्लानर। प्लानर मतलब ये अगर एक प्लेन लिया जाए तो ये इस प्लेन में ये वाली रिंग तो आई, लेकिन ये वाली रिंग उसके अंदर नहीं आएगी। ठीक, तो लास्ट वाला जो स्पीसीज है उसके दोनों रिंग्स जो होंगे वो आउट ऑफ प्लेन हो गए। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया नॉन कोप्लानर। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो है ये प्लानर है, ये भी प्लानर है और ये भी प्लानर है, मतलब नॉन कोप्लानर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लानर। ठीक है, सिंपल वे में, अगर बहुत आसान वे में देखा जाए, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सब एक दूसरे के कहां होंगे, प्लेन में होंगे। तो ये रिंग की अगर बात करें, हर एक एटम के हाइब्रिडाइजेशन की, हमने आपको बताया था, एक कोई एटम है, अगर उसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, अनलोन पेयर कोई नहीं है, पाई को देखना नहीं हमको, है ना, प्योर ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो अगर यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है अपने पास, तो 2 सिग्मा तो दिख ही रहा है इसके साथ, और एक हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा हो गए, यानी कि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या चल रहा है, sp2। 2 सिग्मा दिख गया, एक सिग्मा इसके पास भी है, sp2 तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, प्लानर हो गया। यहां पे आ जाए, ये बेंजीन रिंग है, थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखनी हो तो आपको पता है कि हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम हॉल में हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आप तो देखे आगे बढ़े, आपको लिखना नहीं, इतना टाइम नहीं देना, लेकिन अगर घर पे सीट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन को अच्छे से टाइम देके एनालाइज करना। हाँ, प्रैक्टिस तभी तो होगी, तो अच्छे से याद होगा आपको कि कार्बन sp2 है, कार्बन sp2 है, कार्बन sp2 है, किसका, बेंजीन रिंग का। तो एक टाइम तक सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। यहां पे आएंगे सिग्मा 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 sp2, फिर से इसकी बात करेंगे, sp2 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 और ये sp2। ठीक, तो सारे एटम sp2, मतलब ये भी क्या हो गया, प्लानर हो गया। भाई ये सीट प्लानर है, ये सीट प्लानर है, कार्बन के साथ ये दोनों प्लानर है, तो कोप्लानर हो गए। अब अगर इसकी बात करें सेम वे में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये हिस्सा तो ठीक ठाक दिख रहा है, ये भी हिस्सा ठीक ठाक दिख रहा है, sp2 sp2 sp2, ये सब के सब sp2 दिख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो sp3 है। अब हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड्स एक प्लेन में आते हैं, 2 बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक, sp3 है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल होगा, कुछ इस तरह का। अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ये बॉन्ड प्लेन के बाहर चला गया। ठीक, अब हमको अगर एक प्लेन में किसी को रखना भी है तो हम बेंजीन को नहीं रखेंगे, बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन करेगा वो जो भी है, वैसे तो स्पेस की बात हो रही है। हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग प्लेन के बाहर होगा और एक बेंजीन रिंग प्लेन के अंदर होगा, जैसे इस तरह से हो गया ये, वैसे डिस्टेंस सबका सेम है, तो ये हो गया एक बेंजीन प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन, यानी कि यहां पे जो इसकी बात करेंगे, इस रिंग की और इस रिंग की, तो ये सिस्टम जो है, या सारे एटम्स की बात करें
तो ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। दो सिस्टम या दो हाइड्रोजन की बात करें, दो रिंग की बात करें, इनको एक प्लेन में रख सकते हैं, लेकिन दो एटम्स क्या होंगे, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। जैसे अगर ये प्लेन के बाहर चला गया तो ये प्लेन के अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लेनर। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 CHOH among these which are canonical structures। तो canonical structures मतलब delocalization of pi or lone pair, ये हो गया। कुछ है ही नहीं डिलोकलाइज करने के लिए, लेकिन अगर इनको चाहे तो डिलोकलाइज कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, पाई बॉन्ड CH3 CO-H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये इसके साथ तो रेजोनेंस करेगा, यानी कि एक दूसरे के क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गई। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, PIC को क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये एक दूसरे को तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बीच वाला क्या वाला है, तो बीच वाला जो है ये हमारे पास हो गया CH2 COH, ये हाइड्रोजन यहां पे है। अब ये हाइड्रोजन अगर यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा CH2 COH और H। तो ये एक दूसरे के साथ ऑसिलेट हो रहा है, यानी कि एक एटम हाइड्रोजन का जो है वो अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे एटम के पास जा रहा है। और हमने पढ़ रखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर होता है, ना कि एटम का मूवमेंट होता है। ठीक, तो यहां हो रहा है माइग्रेशन ऑफ एटम। तो एटम का अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वहां पे वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे। तो एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन हो गए, पहले और तीसरे वाले। ऑप्शन से आंसर नहीं खोजना है, आंसर दे के फिर ऑप्शन खोजना है। तो पहला और तीसरा ये हम लोगों के क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। अमॉन्ग दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेटा स्टेबिलिटी का अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम लोगों को रूल्स पढ़ाए गए हैं। क्या, सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको बोलना है हर बार जब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें इस तरह के, आप रूल्स बोलिए, रूल्स बोलेंगे आपको याद होगा। दूसरा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब हम देखेंगे कि सारे एटम का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। पहला वाले से आंसर नहीं आएगा, फिर दूसरे वाले पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे न्यूट्रल की स्टेबिलिटी जो होती है वो चार्ज स्पीसीज से ज्यादा होती है, यानी कि फॉर्मल चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। लीस्ट फॉर्मल चार्ज का जो स्पीसीज होता है वो मोस्ट प्लॉजिबल होता है। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं, जब हमारे एटम सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर चार्ज की बात हो रही है और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या उनका पीरियड अलग अलग है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, साइज से। साइज जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्ज होगा, और चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्ज होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिक ये रूल्स है। इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कुछ उसके साथ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जैसे एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से। रेजोनेंस हो रहा है, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है या सेम नंबर ऑफ कंजुगेशन है, और एक जगह क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, एक जगह लिनियर कंजुगेशन हो रहा है, तो लिनियर की स्टेबिलिटी क्रॉस से ज्यादा होती है। बेसिक क्वेश्चंस इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो अब बात करें, अगर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंस बॉन्ड। दूसरे में क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट। तीसरे में क्या चेक करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। और चौथे में क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज। तो फाइनली क्या मिल रहा है, पहले वाले से आपको C मिल रहा है, दूसरे वाले से आपको O मिल रहा है, तीसरे वाले से आपको N मिल रहा है, और चौथे वाले से आपको E मिल रहा है। तो क्या बना, कोन।
तो ये 4 एटम्स हैं अपने पास और ये कौन है, रूल्स रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। तो यहां पे देखेंगे, अगर सिग्मा तो चेंज होते नहीं, आपको पता है रेजोनेंस में क्या चेंज होता है, पाई। तो यहां पे पाई क्या होगा, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं काउंट करना है। यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले पहला रूल लगाया हमने और हमको पता चला कि पहले और तीसरे में पहले रूल से काम बनने वाला नहीं है और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, दूसरे वाले से। तो एक तो मिला। अब हम बात करेंगे पहले और तीसरे में कंप्लीट ऑक्टेट की बात करेंगे। तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आएंगे न्यूट्रल एंड चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है और वहां पे फॉर्मल चार्ज दिख रहा है 2 एटम के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो गया और ये चार्ज स्पीसीज हो गया या चार्ज सेपरेशन आ गया यहाँ पे। तो क्या होगा फिर, इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले की ज्यादा होगी और फिर किसकी होगी, तीसरे वाले की। और ये तो बेचारा पीछे बैठा ही था, हमको आना ही नहीं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब ये रूल्स ध्यान रखने हैं और इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी इस रूल में आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेम पीरियड का प्रॉब्लम हुआ तो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और डिफरेंट पीरियड का प्रॉब्लम हुआ या सेम ग्रुप का प्रॉब्लम हुआ तो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, साइज से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, among these canonical structures which one is least stable। फिर से भाई सारा रूल पीछे वाला। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोल लेते हैं ना एक बार, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट चेक करेंगे सबका, फिर न्यूट्रल और चार्ज चेक करेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, यहां पे कितना पाई बॉन्ड हुआ, 1 पाई बॉन्ड। तो इतना तो समझ में आया कि पहला दूसरा अलग और तीसरा चौथा अलग। ये पहला दूसरा हो गया, इसकी स्टेबिलिटी तीसरे और चौथे से ज्यादा होगी। अब चलते हैं पहले और दूसरे में, लीस्ट स्टेबल की वैसे बात हो रही है तो तीसरे और चौथे में से कोई एक होगा। तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है और इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर हो गया। ये नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके बगल में लोन पेयर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो वहां तो कम बन जाएगा। तो तीसरे और चौथे में अगर हम बात करेंगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तीसरे वाले की स्टेबिलिटी चौथे वाले से ज्यादा होगी। आंसर तो आ गया, लिस्ट स्टेबल पूछा था, चौथा हमने लिस्ट स्टेबल लिखा। आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर से कह रहे हैं एग्जाम हॉल की बात होगी तो वहां से मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना, एग्जाम हॉल की बात होगी तो आंसर टिक करके आगे बढ़ना। बट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करेंगे एक एक ऑप्शन एनालाइज करने का। अब पहले और दूसरे की बात करें तो पहला वाला क्या है, न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। यहां बात करेंगे तो 2 एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज है, यानी कि चार्ज स्पीसीज है या सेपरेटेड स्पीसीज है, सेपरेटेड चार्ज है। तो पहले और दूसरे में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पहले वाले की, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट, लिस्ट स्टेबल फोर्थ। ठीक है, अच्छा लिस्ट स्टेबल इसलिए इसको बोला जा सकता है, मतलब डायरेक्ट ये अपने पास लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है। डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी की बात करें तो लोन पेयर सबसे ज्यादा, उससे कम पाई बॉन्ड और सबसे कम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन में होता है ना डीलोकलाइजेशन, कार्बन सिग्मा का, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का। तो यहां पे जब भी डीलोकलाइजेशन होगा तो इस साइड से होगा, और अगर डीलोकलाइजेशन इस साइड से होगा तो यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव। और ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें डीलोकलाइजेशन इस साइड से किया है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल ये पहले ही मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन, among these canonical structures through more are possible, what would be their relative contribution to the hybrid। relative contribution की बात करें तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब है जिसकी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इस लाइन का मतलब हो गया मोर द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मोर द कंट्रीब्यूशन इन आरएच, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जितना ज्यादा आरएस की स्टेबिलिटी होगी उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा होगा।
अब स्टेबिलिटी की बात करें, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड, ये इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड आ गया। इसके अंदर बात करें अगर तो 1 पाई बॉन्ड है, और इसके अंदर अगर बात करें तो 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये CH माइनस होगा यहाँ पे, और ये CH2 प्लस, कुछ इस तरह से अगर तोड़ा जाए तो। अब अगर हम लोग चेक करें, पहली बात तो पहला और तीसरा, इनके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, और दूसरे वाले के पाई बॉन्ड क्या है? कम है, तो वो तो वैसे ही चला गया बाहर। फिर से वही बात कि अगर ये ब्रेक होगा, थोड़ा बहुत स्टेबल फॉर्म बनेगा, तो ये यहाँ आएगा, मतलब ये इस साइड में ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और उसके ऊपर निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होगा। तो ये पहला, तीसरा और दूसरा। अब पहले और तीसरे में बात करें तो पहला वाला क्या है? न्यूट्रल, और तीसरा वाला क्या है? चार्ज सेपरेशन, यानी कि चार्ज स्पीसीज है। तो पहले की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा, उससे कम तीसरा वाला, और सबसे कम दूसरा वाला। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ, पहला, तीसरा, दूसरा, ये हो गया। ठीक, मतलब वो जो रूल हमने पढ़ा पहले, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद ऑक्टेट चेक करेंगे, उसके बाद न्यूट्रलिटी चेक करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसमें मोस्ट स्टेबल हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, रूल क्या था? कोन के बारे में हमने बताया था, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल, और फिर निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सर्कल कर सकते हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड हो गए। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड हो गए। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 पाई बॉन्ड हो गए। तो अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी मोस्ट स्टेबल के लिए। तो सी और डी में देखेंगे दोनों में 8 पाई बॉन्ड है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, कंप्लीट ऑक्टेट। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कभी भी नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर है, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर निगेटिव चार्ज के साथ है, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, निगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। तो ये बेसिक आइडिया से हम लोग पता चल जाता है कि कैसे ऑक्टेट चेक करना है, बार बार काउंट नहीं करना है सारे को। कार्बन की बात करें, अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, निगेटिव चार्ज इसके पास, यानी कि कार्बन आयन, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरा वाला भी हो गया, दोनों बराबर। तीसरा न्यूट्रल, इसके पास फॉर्मल चार्ज ज्यादा है और इसके पास फॉर्मल चार्ज कम है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सिंपल माइनस और प्लस। तो तीसरे वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो डी वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा, वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक। Among these canonical structure of pyridine, the correct order of stability is, ठीक है। सबसे पहले कोवेलेंट, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल एंड लास्ट निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो पहला और आखिरी वाला क्या हो रहा है? सिंपल ये शिफ्ट होता चला जाएगा कुछ इस तरह से,
ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, एक दूसरे के साथ चेंज हो गए, मतलब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला और पांचवा तो सिमिलर हो गया और सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरे और तीसरे और चौथे में क्या है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, मतलब पहला रूल तो काम नहीं करेगा। दूसरे रूल की बात करेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां पे नाइट्रोजन का कंप्लीट, सॉरी, और कार्बन का इनकम्प्लीट, कार्बन का इनकम्प्लीट, कार्बन का इनकम्प्लीट हो गया। तीसरा, न्यूट्रल के बारे में चेक करेंगे, वो भी नहीं है। चौथा, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव, वो भी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। इसके बाद बात आती है थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए, अगर अपोजिट चार्ज पास में है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अपोजिट चार्ज दूर है तो स्टेबिलिटी कम होती है। यानी कि ये उसके बाद अप्लाई करते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम, और सेपरेशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक, उन रूल्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव पास में है, यहां पे क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव पास में है, और वहां पे क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दूर है। इनकी अगर बात करें तो दूसरे और चौथे की बात करेंगे, दूसरा और चौथा, तो इनकी स्टेबिलिटी सेम हो गई। तो पहले की स्टेबिलिटी पांचवें के बराबर, दूसरे और चौथे की स्टेबिलिटी अपने में बराबर, और सबसे कम किसकी होगी, तीसरे की। तो ठीक है, पहला और पांचवा बराबर है, दूसरा और चौथा बराबर है, और ये तीसरा वाला मोस्ट स्टेबल पहला पांचवा, लीस्ट स्टेबल तीसरा वाला। और अगर सेम चार्जेस होते तो उनका सेपरेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमॉन्ग दीज। ठीक है, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा काउंट करना नहीं, पाई 1 है, सिग्मा काउंट करना नहीं, पाई 1 है, सिग्मा काउंट करना नहीं, पाई 1 है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टेट की बात करेंगे, ये तो कंप्लीट है सबका, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव कंप्लीट है, वहां पे कार्बन पे नेगेटिव कंप्लीट है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कंप्लीट है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कंप्लीट है। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आता है कि तीसरे वाले की बात करें, न्यूट्रल और चार्ज, तो पहला वाला न्यूट्रल है, दूसरा वाला और तीसरा वाला क्या है, चार्ज आ रहा है उनके ऊपर। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे और तीसरे से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो द स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म पूछ रहा है, पहला आंसर तो आ गया, पेपर है तो आगे बढ़ेंगे। दूसरे और तीसरे की बात करेंगे तो दूसरे और तीसरे में लास्ट वाले पे आएंगे, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, या हाईली अनस्टेबल बोल सकते हैं, और ये ठीक ठाक स्टेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब दूसरे और तीसरे में कंपेयर करेंगे तो किसका होगा, तीसरे की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसके मुकाबले, दूसरे। तो ये तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम इसको समझ सकते थे थोड़ा बहुत कि अपने पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्रॉस कंजुगेशन की बात हो रही, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, मतलब ये पाई और ये पाई, एक बार ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये बार इसके साथ कंजुगेशन में। तो क्या होगा, नाइट्रोजन का जो डोनेशन होगा वो अच्छा होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि लोन पेयर डोनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डोनेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका डोनेशन अच्छा होगा, इसका डोनेशन पुअर होगा। तो ये अगर डोनेट करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आरएस आएगा हम लोगों का, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू अगर ये डिलोकलाइज हुआ। तो इसका वाला कौन सा था, ये था, और इसका वाला कौन सा था, ये। तो इस ऑर्डर में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इन फिनॉल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन,
तो किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोजीशन होता है शोल्डर पोजीशन, ये आर्थो हो गया, उसके बाद मेटा, और इसके पैर पे माने पैरा, सबसे नीचे पैर तो पैरा हो गया। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो रेजोनेंस के थ्रू पता करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 2 ऑप्शन है, ये इधर डिलोकलाइज होगा, ये इधर डिलोकलाइज होगा, तो डिलोकलाइजेशन किसका अच्छा होता है? लोन पेयर का। तो ये यहां डिलोकलाइज होगा, इसके ऊपर ये यहां आ गया, ये बॉन्ड टूटा यहां पे तो निगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डबल बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सिंपल, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड निगेटिव, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड न्यूट्रल, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, किसी भी तरह से बने ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक, तो ये ध्यान रखना हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम। बाकी अब चलते रहेंगे आगे। ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जैसे ही लोन पेयर यहां डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब ये यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, ये यहां चला गया निगेटिव विथ लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ये कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी बात करेंगे, फिर ये डिलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, और ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब ये दोनों पहला और आखिरी वाला, एनर्जी तो इनकी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? ये पूरा का पूरा, ये वाला जो है पहला और आखिरी वाला कुछ इस तरह से ऑब्टेन होते हैं। ये अपने पास OH है, उसको छोड़ दो, ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास हो गया। अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो सबके कंट्रीब्यूशन से बनेगा। अब ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये पूरे स्पीसीज में, अगर यहां पे चेक करें तो यहां पे है, यहां पे चेक करें तो यहां पे है, इस वाले पोजीशन पे चेक करें तो यहां पे है, इस वाले पोजीशन पे चेक करें, मतलब हर एक पोजीशन पे पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो क्या होगा? किसी एक में यहां पे था, किसी में यहां पे भी था, हर एक के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। यहां था, फिर किसी में यहां आ गया, किसी में अमन एक की, हर एक पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड घुमा हुआ है, तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा थोड़ा थोड़ा, हमारा ऐसे करके। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम केसेस में डबल बॉन्ड आ रहा था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा था, और इन पोजीशंस पे नेगेटिव गया है तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, वैसे तो याद होता है सबको कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज देगा? नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम हॉल के लिए बहुत अच्छा है, तुरंत करना, आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो हमने देखा कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? इन फिनॉल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, आरएस की स्टेबिलिटी का कौन ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। तो अगर ये पहला मान लिया जाए, ये दूसरा आरएस मान लिया जाए, ये तीसरा आरएस हो गया, ये चौथा आरएस हो गया, और ये पांचवा आरएस हो गया। तो पहले और पांचवें की बात करें तो पहले, और फिर से वही रूल्स, कुछ भी दिमाग में पहले से नहीं रखना है। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3-3। इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3-3। फिर ऑक्टेट की बात करनी है, इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, इनमें भी सबका ऑक्टेट पूरा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रलिटी की बात करनी है, तो ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है, और ये तीनों क्या हम लोगों के? न्यूट्रल नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? पहले की, और वो किसके बराबर होता है? पांचवें वाले के। अब दूसरे, तीसरे, चौथे में बात करेंगे, सेम वही सेपरेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पास में, पॉजिटिव नेगेटिव पास में, यानी कि दूसरे और चौथे की स्टेबिलिटी बराबर हो गई। और यहाँ पे चार्जेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो साथ में हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया कि इनके आरएस की स्टेबिलिटी कैसी होगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।